कभी सोचा है कि ऐसा क्या होता है किसी देश में कि वो सिर्फ एक देश नहीं बल्कि अपने आप में एक पूरी दुनिया लगने लगता है। आज हम ब्राजील की गहराइयों में उतरेंगे और जानेंगे कि ये बात उस पर इतनी सटीक क्यों बैठती है। मतलब सोचकर देखिए, एक ही जगह पर आपको ट्रॉपिकल गर्मी भी मिले और सर्दियों का पाला भी। ब्राजील ऐसे ही चौंकाने वाले विरोधाभासों की धरती है जहां सब कुछ एक साथ मौजूद है, और शायद यही बात इसे इतना दिलचस्प बनाती है। तो ब्राजील को अगर सच में समझना है ना, तो इसकी जमीन से ही शुरू करना पड़ेगा। इसका भूगोल सिर्फ एक बैकग्राउंड नहीं है, बल्कि वो स्टेज है जिस पर इसकी पूरी कहानी सामने आती है। अब इसके साइज का अंदाजा लगाना है तो ऐसे समझिए, ये सिर्फ बड़ा नहीं है, ये हमारे प्लैनेट का 5वां सबसे बड़ा देश है। मतलब अकेला देश पूरे दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप का लगभग आधा हिस्सा घेर लेता है। कमाल है। और इस विशाल देश का सोचिए, लगभग आधा हिस्सा, पूरे 40% सिर्फ एक चीज से ढका है, दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट, द अमेज़न। और इस 40% के अंदर जो जिंदगी पनपती है ना, वो तो सच में होश उड़ा देती है। हमारी धरती पर मौजूद हर 10 प्रजातियों में से एक ब्राजील के अमेज़न को अपना घर कहती है, चाहे वो मायावी जगुआर हो या जादुई गुलाबी नदी डॉल्फिन। पर देखिए, ब्राजील को सिर्फ अमेज़न समझना एक बहुत बड़ी भूल होगी। यहाँ सेराडो है, एक विशाल सवाना जो देश का एग्रीकल्चरल हब है। फिर दक्षिण में पंपास के उपजाऊ मैदान हैं जो पशुपालन के लिए बेस्ट हैं। और हाँ, वो हजारों किलोमीटर लंबा खूबसूरत कोस्ट लाइन कैसे भूल सकते हैं। हर इलाका अपनी एक अलग ही कहानी कहता है। तो जाहिर है, जब जमीन इतनी अलग अलग है तो उसका इतिहास भी उतना ही पेचीदा होगा। चलिए उन सदियों के बदलावों को देखते हैं जिन्होंने आज के ब्राजील की अनोखी पहचान बनाई है। ब्राजील का इतिहास समझिए एक तूफानी सफर जैसा है। इसकी शुरुआत हुई 1500 में पुर्तगालियों के आने से। इसके बाद 300 साल से भी ज्यादा का औपनिवेशिक शासन चला। 1822 में आज़ादी तो मिली, लेकिन देश दास्ता की विरासत से जूझता रहा, जो आखिरकार 1888 में खत्म हुई। 20वीं सदी तो और भी उथल-पुथल वाली थी, जिसमें 21 साल की सैन्य तानाशाही भी शामिल थी। और फिर जाकर 1985 में लोकतंत्र की बहाली हुई। और 1985 में डेमोक्रेसी की वापसी कोई फिल्म की हैप्पी एंडिंग नहीं थी। मॉडर्न ब्राजील ने बेकाबू महंगाई और बड़े-बड़े भ्रष्टाचार घोटालों का सामना किया है। लेकिन इस उथल-पुथल के बीच अविश्वसनीय तरक्की भी हुई है। लूला डा सिल्वा जैसे नेताओं ने एक ऐसे आर्थिक उछाल की अगुवाई की जिसने लाखों ब्राजीलियाई लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। और बस यहीं से हम ब्राजील के सबसे बड़े पैराडॉक्स यानी विरोधाभास पर आते हैं, इसकी इकोनॉमी। एक तरफ तो ये ग्लोबल पावर हाउस है और दूसरी तरफ मामला थोड़ा पेचीदा है। देखिए, ब्राजील की इकोनॉमिक पावर को कोई नकार नहीं सकता। इसे अक्सर दुनिया की ब्रेड बास्केट कहते हैं, और वजह भी साफ है। ये कॉफ़ी और सोयाबीन का दुनिया का नंबर 1 एक्सपोर्टर है और बीफ प्रोडक्शन में भी एक सुपर पावर है। पर यहीं वो पैराडॉक्स पूरी तरह से खुलकर सामने आता है। एक तरफ ब्राजील दुनिया की टॉप 10 इकोनॉमी में से एक है, वहीं दूसरी तरफ वो अपने ही लोगों में इन्वेस्ट करने के लिए संघर्ष कर रहा है। ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, जो ये मापता है कि कोई देश अपने टैलेंट को कितना विकसित करता है, बताता है कि शिक्षा और स्वास्थ्य में कमियों की वजह से ब्राजील के एक बच्चे की 2/3 क्षमता बर्बाद हो जाती है। तो ब्राजील ना हमेशा एक रस्सी पर चलने जैसा बैलेंस बना रहा है। एक तरफ ये भारी सरकारी कर्ज और महंगाई से जूझ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ इसके पास विशाल विदेशी मुद्रा भंडार और एक मजबूत बैंकिंग सिस्टम का सहारा भी है। और हाँ, उम्मीद की किरणें भी हैं, जैसे हाल ही में बेरोजगारी का रिकॉर्ड निचले स्तर पर आना, जो दिखाता है कि प्रोग्रेस मुमकिन है। लेकिन जानते हैं, भूगोल, इतिहास, इकोनॉमी, इन सब से परे अगर ब्राजील का असली दिल कहीं धड़कता है तो वो है उसकी आत्मा में, उसकी संस्कृति में। चलिए अब उस अविश्वसनीय रूप से वाइब्रेंट कल्चर को जानते हैं जो लोगों के इस अनोखे मिश्रण से पैदा होता है। ब्राजील की संस्कृति को ऐसे समझिए जैसे 3 अलग-अलग महाद्वीपों के धागों से बुना गया एक खूबसूरत कालीन हो। यहाँ की स्वदेशी परंपराएं, यूरोपीय रीति रिवाज, खासकर पुर्तगाली और गहरी अफ्रीकी विरासतें मिलकर कुछ ऐसा बनाती हैं जो पूरी तरह से नया और खास तौर पर ब्राजीलियाई है। जैसे
सांबा को ही ले लीजिए। ये सिर्फ म्यूजिक नहीं, ये कार्निवल की धड़कन है जो रियो के एफ्रो ब्राजीलियन समुदायों में पैदा हुई। इसके रिदम सीधे अफ्रीका से आती है, जो इसे जश्न और ऊर्जा का प्रतीक बनाती है। फिर आता है कैपोएरा, एक कमाल का मार्शल आर्ट जिसे डांस के भेस में छिपाया गया। इसे गुलाम बनाए गए अफ्रीकियों ने अपनी सुरक्षा के लिए बनाया था और आज ये प्रतिरोध, आज़ादी और संस्कृति का एक शक्तिशाली प्रतीक है। और हाँ, फुटबॉल ब्राजील में ये सिर्फ एक खेल नहीं है, ये एक मजहब है, एक धर्म है जो समाज के हर तबके को एक साथ जोड़ता है। जब नेशनल टीम खेलती है तो पूरा देश मानो थम सा जाता है। तो आखिर ब्राजील है क्या? अंतहीन विरोधाभासों की जमीन, या एक ऐसा भविष्य जिसे अभी लिखा जाना बाकी है? शायद यही तो असल बात है। इसका सबसे बड़ा विरोधाभास इसकी असीम क्षमता और इसकी कभी न खत्म होने वाली चुनौतियों के बीच ही तो है। ब्राजील की दुनिया एक ऐसी दुनिया है जो खुद को हमेशा नया रूप देती रहती है, हमेशा गतिशील और हमेशा दिलचस्प।